ओके, सो वी आर बैक फ्रॉम वेकेशंस। हमने मॉडिफाई स्ट्रिंग्स तक देख लिया था लास्ट लेसन में। तो अब हम शुरू करते हैं PHP कनकैटिनेट स्ट्रिंग्स। कनकैटिनेट क्या होता है? दो स्ट्रिंग्स को या दो चीज़ों को आप यूँ समझ लें, जब हम कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो उसको कनकैटिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग जो है उनको हम जो है कंबाइन कर रहे हैं। तो कनकैटिनेट और कंबाइन टू स्ट्रिंग्स यू कैन यूज द डॉट ऑपरेटर। ये डॉट ऑपरेटर हमने पहले भी लेसन्स में देखा था कि यूज हो रहा था। इसकी हम एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। ये वेरिएबल यहाँ पे सेट है $x, इसकी वैल्यू है हेलो। ये दूसरा वेरिएबल सेट है $y, इसकी वैल्यू है वर्ल्ड। ये तीसरा वेरिएबल सेट है $z, जिसमें क्या है हमारा $x है हेलो और $y है वर्ल्ड, और बीच में डॉट लगाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, डॉट लगाया हुआ है। तो क्या हो रहा है, ये दोनों वेरिएबल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं। और जब हम एको करते हैं $z को, तो $z में जो वैल्यू है इनकी, $x की हेलो है, $y की वर्ल्ड है, और एक हमने डॉट ऑपरेटर लगाया हुआ है जिसने दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, इस तरह हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मिला हुआ आ रहा है क्योंकि हमने कोई बीच में स्पेसिंग नहीं दी हुई। और अगर हम स्पेसिंग देते हैं, नीचे एग्जांपल है, द रिजल्ट ऑफ द एग्जांपल अबव इज हेलो वर्ल्ड विदाउट अ स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स। यू कैन ऐड अ स्पेस करेक्टर लाइक दिस। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें भी वेरिएबल $x की वैल्यू हेलो है, $y की वैल्यू वर्ल्ड है, फिर $z में $x है, फिर डॉट ऑपरेटर है। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पे एक स्पेस, एम्प्टी स्पेस दी हुई है डबल कोट्स में। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग है ना, जब स्ट्रिंग मतलब स्पेस भी एक स्ट्रिंग ही है। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट होता है वो हम कोट्स में देते हैं, और जो भी वेरिएबल होता है वो हम कोट्स में भी दे सकते हैं, अंदर डबल कोट्स में भी दे सकते हैं, और उसके बगैर भी दे सकते हैं। वो नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखिएगा। ये हमने पहले भी देखा था कि सिंगल कोट्स में जब हम वेरिएबल देते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं आती, और डबल कोट्स में देते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है। अगर आपको याद नहीं, आप पिछले लेसन फिर से देख लीजिएगा। तो $x है, फिर डॉट ऑपरेटर है, ये आपका स्पेस का करेक्टर है, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस हमने दे दी। ठीक है, फिर से हमारा डॉट ऑपरेटर आ रहा है, और फिर $y की जो वैल्यू है वर्ल्ड वो आ रही है। फिर हमने एको किया $z, तो क्या हुआ, $x इसने प्रिंट किया हेलो, ये रहा। फिर यहाँ पे हमने स्पेस दी थी। ठीक है, डॉट ऑपरेटर के बाद ये तीनों कंबाइन हो रहे हैं ना, एक मतलब मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। तो x के बाद क्या वैल्यू है, स्पेस है, तो यहाँ पे स्पेस आ गई। और फिर क्या वैल्यू है, वर्ल्ड, $y में वर्ल्ड है तो वर्ल्ड आ गया। तो इस तरह ये अब स्पेस आ गई यहाँ पे बीच में, क्योंकि हमने यहाँ पे डाली हुई है। तो ये हेलो वर्ल्ड अब स्पेस के साथ आ रहा है। अच्छा, अब इसकी तीसरी एग्जाम्पल क्या है, एन ईजियर एंड बेटर वे इज बाय यूजिंग द पावर ऑफ डबल कोट्स, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। बाय सराउंडिंग द टू वेरिएबल्स इन डबल कोट्स विद वाइट स्पेस बिटवीन देम, द वाइट स्पेस विल आल्सो बी प्रेजेंट इन द रिजल्ट। ये भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी $x वेरिएबल सेट है, इसकी वैल्यू हेलो है, $y वेरिएबल सेट है, इसकी वैल्यू वर्ल्ड है, और $z में इसने क्या किया, डबल कोट्स डाले हैं, और वेरिएबल्स एज इट इज उसने लिख दिए हैं। तो $x लिख दिया, स्पेस दे दी, और $y लिख दिया, और फिर इसको $z को एको किया, तो फिर से हेलो वर्ल्ड आया स्पेस के साथ। अगर हम इसको सिंगल कोट दे देते हैं अलग से, तो फिर आपका ख्याल क्या होगा, इसी तरह यही रिजल्ट आएगा या कुछ और आएगा? रन करते हैं। तो देखें, वो उनकी वैल्यूज नहीं आई। हम उसने इसको स्ट्रिंग ही कंसीडर किया, इसने $x लिख दिया और $y लिख दिया। ठीक है, क्योंकि सिंगल कोट्स जब हम डालते हैं तो उसके अंदर एज इट इज जो भी वैल्यू आती है ना, जो भी हम डालते हैं वो उसको एज इट इज ही प्रिंट कर देता है। लेकिन जब हम डबल कोट्स में डालते हैं, तो फिर अगर अंदर हमने वेरिएबल डाला हुआ है तो वो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है ना वो यहाँ पे शो होती है। इसको अब हम फिर से रन करते हैं। तो अब देखिए, वेरिएबल्स की जो वैल्यू थी वो शो हो गई। तो ये कनकैटिनेट स्ट्रिंग्स था, PHP स्ट्रिंग रेफरेंस। ये और भी फंक्शंस हैं, वो भी हम नहीं देखते, हम अब आगे आते हैं। स्लाइसिंग स्ट्रिंग्स, स्लाइस कौन सी, डबल रोटी स्लाइस। यू कैन रिटर्न अ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स बाय यूजिंग द substr फंक्शन
स्पेसिफाई द स्टार्ट इंडेक्स एंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू वांट टू रिटर्न। अच्छा, स्लाइसिंग से मुराद के उसको काटना बीच में से, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसको खोलते हैं और मैं समझाता हूँ, ठीक है। $x इज इक्वल टू, इसने लिखा है हेलो वर्ल्ड, ये स्ट्रिंग वैल्यू हमारी हेलो वर्ल्ड डबल कोट्स में इसने लिखा है। फिर ये फंक्शन है, आपको पता है ना फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का नाम होता है, फिर ब्रैकेट्स आती हैं और इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स देते हैं। सब str का फंक्शन है, इसमें हमने $x जो है ये वेरिएबल डाला और हमने इसको कहा कि जो इसका इसमें देखें ना क्या स्टार्ट इंडेक्स क्या है, इसकी स्टार्ट इंडेक्स जो 6 है, मैंने आपको बताया था कि 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो मतलब ये h जो है 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये स्पेसिंग ये 5 है और ये w जो है 6 है। तो यहाँ से स्टार्ट करे, मतलब यहाँ से इसको काटे, ठीक है, यहाँ से इसको काटे इस इंडेक्स से, और कितने कैरेक्टर्स काटे, 5 इंक्लूडिंग दिस, ये है ना। इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेगा और कितने कैरेक्टर्स लेके आएगा, यहाँ से 5। तो ये 1 2 3 4 5, तो ये वर्ल्ड शो होगा, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, जो छठा कैरेक्टर है, ये शो नहीं होगा। तो फिर से मैं समझाता हूँ। सब str हमने $x का वेरिएबल, इसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसमें हमने बोला कि जो 6 इंडेक्स है, नंबर 6 जो इंडेक्स है 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्स, तो ये 0 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा और कितने कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा, 5। तो ये 1 इंक्लूडिंग ये w, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ये 5, मतलब टोटल क्या कितने करेगा, वर्ल्ड करेगा। ये वर्ल्ड जो है ना, ये वर्ल्ड करेगा, और आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे इसने वर्ल्ड ही शो किया है। अब लेट्स से मुझे एक्सक्लेमेशन मार्क भी करना है, मैं इसको 6 कर देता हूँ कि भाई 6 इंडेक्स से स्टार्ट करो, 6 कैरेक्टर्स मुझे शो करो। तो मैं रन करता हूँ, तो अब एक्सक्लेमेशन मार्क भी मेरा यहाँ पे आ गया। ये यहाँ पे लिखा ना फर्स्ट कैरेक्टर है इंडेक्स 0, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, 1 से नहीं होती। स्लाइस टू द एंड, अच्छा ये क्या चीज़ है, स्टार्ट बाय लीविंग आउट द लेंथ पैरामीटर द रेंज विल गो टू द एंड। अच्छा, हम इस तरह भी कर सकते थे, क्योंकि मैं ऊपर वाला ये, ठीक है, यहाँ पे हमने एंड जो है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ पैरामीटर भी दिया है कि इतनी लेंथ का वर्ड है जो है वो शो करे। अगर मैं इसको स्किप कर देता हूँ, मैं सिर्फ इसको ये बताता हूँ कि 6 से स्टार्ट करे इंडेक्स से, और आगे जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना उनको शो कर दे। तो मैंने लेंथ का पैरामीटर हटा दिया, जो तीसरा पैरामीटर था, उसको रन करता हूँ तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी शो कर देगा, ठीक है। यहाँ से शुरू किया इसने और एंड तक जो भी पूरा जो वर्ड था ना वो लेके आ गया। अच्छा, लेट्स से मैं इसको 4 से शुरू करता हूँ, मतलब h 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, तो o से ये स्टार्ट होगा, तो क्या होता है, o वर्ल्ड, ठीक है। o से स्टार्ट हुआ और हमने लेंथ पैरामीटर नहीं दिया था, तो उसने o से एंड तक जितना भी ये वर्ड था वो उसने यहाँ पे शो कर दिया। अगर मैं एंड पैरामीटर भी देता हूँ, मैं इसको से देता हूँ 3 देता हूँ, तो कितना शो करेगा, क्या शो करेगा, ओ शो करेगा, स्पेस शो करेगा और डब्ल्यू शो करेगा, ओ स्पेस डब्ल्यू, 3 कैरेक्टर्स शो करेगा। तो स्लाइस टू द एंड, जब हमें पूरा एंड तक वर्ड जो है वो रिटर्न करना होता है, तो फिर हम लेंथ पैरामीटर नहीं देते। बाय लीविंग आउट द लेंथ पैरामीटर द रेंज विल गो टू द एंड। अच्छा, स्लाइस फ्रॉम द एंड, रिवर्स भी इसका हम कर सकते हैं। अच्छा, ये किस तरह होगा, फिर से अगेन $x वेरिएबल है, इसमें हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट है, सब str में वही $x इन्होंने डाला है। फिर यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स जो है -5। अच्छा, ये क्या है, यूज नेगेटिव इंडेक्सेस टू स्टार्ट स्लाइस फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा, ठीक है, -5, मतलब अब हम यहाँ से करेंगे ये भी 0, ठीक है, -1
ठीक है, अब रिवर्स ऑर्डर में करना है, -2 -3 -4 और -5, ठीक है। बल्कि अच्छा ये देखें ना, द लास्ट करेक्टर हैज इंडेक्स -1। अगर हम स्टार्ट से कर रहे हैं तो ये 0 है, ठीक है, तो ये 0 है यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन एंड से अगर कर रहे हैं तो ये -1 से स्टार्ट होगा। यहाँ से कर रहे हैं तो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी जब हम बिगनिंग से कर रहे हैं। एंड से कर रहे हैं तो -1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, तो ये है -1, ठीक है, -1 -2 -3 -4 और ये -5, ये -5 है ना, तो ये -5 मतलब अब यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होगा और कितने करेक्टर्स हमें शो करने हैं, 3। तो 3 में O आ रहा है, R आ रहा है और L आ रहा है, तो ORL, तो इसने ORL यहाँ पे एको कर दिया। अच्छा मैं इसको 4 अगर करता हूँ तो ORLD आ जाएगा, ठीक है। अगर लेट्स से मैं इसको -4 करता हूँ तो -4 में क्या होगा, ये -1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये -2 आ गया, ये -3 आ गया, ये -4 आ गया, तो R से स्टार्ट होगा। और बल्कि मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, तो ये R से स्टार्ट होगा और एंड तक जितने भी करेक्टर्स हैं वो सारे शो कर देगा, RLD और एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। स्लाइस फ्रॉम द एंड भी हो गया। अच्छा नेगेटिव लेंथ, इसमें क्या हो रहा है, use negative length to specify how many characters to omit starting from the end of the string. Get characters start from the W in world index 5 and continue until 3 characters from the end. अच्छा ये क्या है, अच्छा ये थोड़ी सी इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये $x है, इसमें हमने वेरिएबल डाला, ठीक है, सब str $x इसको हमने दिया और हमने बताया कि 5th इंडेक्स से स्टार्ट करो। स्टार्ट से जब हम माइनस साइन नहीं होती प्लस होती है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और 0 इंडेक्स होती है तो 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब -3 का मतलब है कि लास्ट जो 3 कैरेक्टर्स है ना वो इग्नोर कर लो, और बाकी जितना भी है मतलब लास्ट 3 कैरेक्टर्स को आप इग्नोर करो और बाकी जो रहता है उसको प्रिंट कर दो। लास्ट 3 कैरेक्टर्स कौन से हैं, ये -1, ये -2 और ये -3, तो इनको ये इग्नोर कर देगा, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो WOR, ठीक है, WOR तक ये इसने प्रिंट किया है, और आखिरी के जो 3 कैरेक्टर्स हैं उसको उसने इग्नोर कर दिया, पर इतना सा, ठीक है। इसको अभी इतना आप वो जो है वो नहीं कीजिएगा अगर समझ में नहीं आई बात, लेकिन अगर आपको बस ये चीज़ आ गई है, शुरू की 2 एग्जाम्पल्स भी आ गई है ना, तो दैट्स गुड इनफ फॉर नाउ। ओके जी, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, PHP escape characters। अच्छा जी, to insert characters that are illegal in a string use an escape character। अच्छा illegal का क्या मुराद है भाई, illegal एंड illegal है तो हैं क्यों, होने नहीं चाहिए ना। An escape character is a backslash followed by a character you want to insert। An example of an illegal character is a double quote inside a string that is surrounded by a double quote। अच्छा जी, अब समझ गए ना। अब ये एक वेरिएबल है, इसमें स्ट्रिंग है हमारा टेक्स्ट, ठीक है, हमने डबल कोट्स डाले हुए हैं, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर हमने स्ट्रिंग जो है वो लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी हमने एक डबल कोट डाला हुआ, ठीक है, इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर भी डबल कोट्स डाले हुए, उसके अंदर भी हमने कुछ लिखा हुआ, लेकिन फिर उसको जब हम एको करते तो एरर आ जाता, ठीक है। तो इसको फिक्स कैसे करना, ये फिक्स कैसे करना है, हमने एस्केप कैरेक्टर हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे पहले जो डबल कोट है इसको मैं एस्केप कैरेक्टर मैंने डाल दिया, ठीक है, बैक स्लैश और ये यहाँ पे भी बैक स्लैश। तो इसे होगा क्या, इसको ये बता रहा है कि भाई ये जो डबल कोट्स है ना इसको भी हमें प्रिंट करना है, ठीक है, मतलब अगर हम इसको हम नहीं देंगे
ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई यहाँ पे भी डबल कोट्स हैं, इसके अंदर भी एक डबल कोट्स हैं, मतलब ये डबल कोट्स यहाँ पे अगर ख़त्म हो रहा है तो ये दूसरा इसके ये दूसरा कोई टैक्स होना चाहिए, लेकिन मतलब ये होना चाहिए ना, इस तरह कुछ होना चाहिए जैसे कि यहाँ पे डबल कोट मैंने ख़त्म किया, फिर मैंने डॉट ऑपरेटर दे दिया और फिर मैंने वाइकिंग्स यहाँ से स्टार्ट किया, और अब आप देखें ये एक अलग स्ट्रिंग है और एक अलग स्ट्रिंग है और बीच में मैंने डबल कोट और ये डॉट ऑपरेटर दे दिया, तो अब ये काम तो करेगा। ठीक है, डॉट ऑपरेटर मैंने दे दिया तो इसको मैंने अलग अलग कर दिया और दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर दिया। लेकिन अगर मैं डॉट ऑपरेटर नहीं देता, इस तरह लिखता हूँ, तो वो समझ नहीं पाएगा कि इसका मुझे क्या करना है। यहाँ पे डबल कोट खत्म हो रहा है और ये बीच में एक ना स्ट्रिंग, ना मतलब स्ट्रिंग है ना वेरिएबल है, ये क्या है। ठीक है, तो उसको समझ में नहीं आता तो वो एरर दे देता है। तो उसको ये बताने के लिए कि ये डबल कोट्स भी हमें प्रिंट कराने हैं स्ट्रिंग के साथ, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम इसको बैकस्लैश या इसको एस्केप कैरेक्टर बोलते हैं, वो दे देते हैं। तो फिर उससे ये समझ आता है कि अच्छा मुझे ये चीज़ भी इस स्ट्रिंग के साथ प्रिंट करानी है। तो अब हम जब रन करते हैं तो ये अब इसने पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया और डबल कोट्स भी आ गए। ये एक चीज़ हम ये भी कर सकते थे, ठीक है, हम इसको सिंगल कोट कर लेते हैं। ठीक है, हम सिंगल कोट भी कर सकते हैं कि बाहर सिंगल कोट है अंदर डबल कोट्स हैं, तो फिर भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन यहाँ पे अगर मैंने सिंगल कोट कर दिया तो वो फिर से एरर देगा, फिर से वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग खत्म हो रहा है और वाइकिंग्स इसको पता नहीं कि पता नहीं क्या चीज़ है ये। ठीक है, ना वेरिएबल है ना कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि ना वेरिएबल है ना ये स्ट्रिंग है, क्योंकि कोट्स के अंदर ही नहीं आ रहा है तो बाहर आ रहा है। ठीक है, तो उसने फिर से एरर दे दिया। तो इसको भी अगर मैं एस्केप कैरेक्टर्स डालूं कोट्स से पहले तो और अब रन करूं तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एस्केप कैरेक्टर्स, अच्छा ये इतने सारे एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं। सिंगल कोट डबल कोट हमने देख लिया। डॉलर डॉलर का हम जैसे कि मैं यहाँ पे डॉलर दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, डॉलर वेरिएबल में ए कोई, ठीक है, ए डॉलर भी एक वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू ए है। ठीक है, इसमें ए जो उसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ डबल कोट्स, बल्कि इसकी मैं वाइकिंग्स ही कर देता हूँ ना, और यहाँ पे मैंने डॉलर ए डाल दिया क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको डॉलर ए क्यों डाला, डॉलर बी है ना। ओके, ठीक है, वाइकिंग्स आ गई। अच्छा, मुझे नहीं कराना प्रिंट, ठीक है, मुझे डॉलर वी की वैल्यू ये डबल कोट्स ही रखने, लेकिन मुझे ये वैल्यू प्रिंट नहीं करानी। ठीक है, डॉलर वी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं करानी, तो मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं एस्केप कैरेक्टर दे दूंगा कि भाई ये जैसे है डॉलर वी ही मुझे प्रिंट कराना है। ठीक है, मैं इसको जाहिर सिंगल कोट देकर भी ये चीज़ करा सकता हूँ, लेकिन मुझे डबल कोट्स ही रखते हैं और मुझे कहना है कि क्योंकि हो सकता है कोई दूसरा वेरिएबल हो, जैसे कि डॉलर वी है तो एक डॉलर जी में कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं डॉलर जी भी एक बना लेता हूँ और उसको मैं ऐसे ए बी सी रख देता हूँ। ठीक है, अच्छा पहले इसकी एग्जाम ये देख लेते हैं। ठीक है, हमने डॉलर वी वाइकिंग से डॉलर जी ए बी सी है, डबल कोट्स हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डॉलर वी वेरिएबल ये वाइकिंग्स यहाँ पे प्रिंट होगा जब हम एको करेंगे, और इसके एंड में डॉलर जी जो ए बी सी है वो प्रिंट होगा। ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक है, वाइकिंग्स आ गया और ए बी सी भी आ गया। ठीक है, अच्छा मुझे ए बी सी नहीं कराना प्रिंट। ठीक है, मुझे सिर्फ ये डॉलर वी प्रिंट कराना है, मतलब डॉलर वी की जो वैल्यू है वाइकिंग्स वही मुझे यहाँ पे शो करनी है, लेकिन मुझे यहाँ पे डॉलर जी की अभी जो है वो वेरिएबल की वैल्यू की ज़रूरत नहीं, मुझे एज इट इज डॉलर जी ही प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं जो है इसको भी एस्केप कैरेक्टर दूंगा और फिर अब रन करता हूँ तो क्या होता है, तो उसने डॉलर जी एज इट इज जो है प्रिंट कर दिया। डबल कोट्स में है, लेकिन डबल कोट्स में फिर भी उसने डॉलर जी ही प्रिंट किया, उसने इसकी वैल्यू प्रिंट नहीं की। क्यों, क्योंकि मैंने इसको एस्केप कैरेक्टर दे दिया, इसको ये बता दिया कि भाई ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है ना जैसे वैसे ही इसको प्रिंट करना है।
यहाँ पे मैंने एस्केप करैक्टर नहीं दिया तो उसने क्या किया, वेरिएबल में जो वैल्यू थी वो उसने प्रिंट कर दी, ठीक है, क्योंकि डबल कोट्स में थी। इसको मैं सिंगल कोट कर देता तो ये भी प्रिंट नहीं होती। अच्छा, सिंगल कोट हम करके देख लेते हैं ऐसे कि क्या होता है। ठीक है, इसने आप देखें $v की वैल्यू प्रिंट नहीं की और उसने एस्केप कैरेक्टर भी प्रिंट कर दिया $d के साथ, क्योंकि एस्केप कैरेक्टर भी तब काम करता है जब आप डबल कोट्स में उसको लिखते हैं, वरना वो भी नहीं करता। जिस तरह वेरिएबल्स हमारे डबल कोट्स में वैल्यू शो करते हैं, इस तरह एस्केप कैरेक्टर भी जो है वो जब होता है यहाँ पे डबल कोट्स में तब चलता है। ओके, एस्केप कैरेक्टर्स, सिंगल कोट, डबल कोट, डॉलर देख लिया। ये न्यू लाइन होता है, इसको अभी छोड़ देते हैं, ये एंड, ये आगे हम चलेंगे ना उसमें ये चीज़ें फिर आपको नज़र आएंगी। तो स्ट्रिंग का हमारा सेक्शन पूरा हो गया। अब हम आते हैं नंबर्स पर, बल्कि इसका क्विज है, क्विज कर लेते हैं। हाँ ये क्विज है ना, हम क्विज कर लेते हैं भाई, थोड़ा पता तो चले। गेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। लेंथ का क्या था हमने, str लेंथ। हाँ करेक्ट। नेक्स्ट क्या है जी, 2। रिवर्स द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, रिवर्स क्या क्या था हमारा, strrev, ये भी करेक्ट है। अच्छा, रिप्लेस द वर्ल्ड विथ वर्ल्ड डॉली, रिप्लेस हमने किस तरह किया था, ये वो फंक्शन है जिसमें मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ मुझे देखना पड़ता है। रिप्लेस वर्ल्ड विथ डॉली, तो हो सकता है मैं मिस्टेक कर जाऊँ उसमें, वर्ल्ड को करना है डॉली से और स्ट्रिंग हमारा क्या है, डॉलर ओल्ड टेक्स्ट। चलिए याद हो गया मुझे भी, पहले कौन सा पैरामीटर आता है, बाद में कौन सा आता है। और इसके बाद हमारा, अब हम आते हैं नंबर्स पे आ जाते हैं। PHP number. In this chapter, we will look in depth into integers, floats, and number strings. There are 3 main numeric types in PHP. मतलब 3 तरह के नंबर्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और नंबर स्ट्रिंग्स। इंटीजर फ्लोट तो आपने देखा था ना, इंटीजर जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं और फ्लोट में वो डेसिमल पॉइंट आ रहा होता है। नंबर स्ट्रिंग्स क्या होते हैं वो हम आगे देखते हैं। In addition, PHP has 2 more data types used for numbers, infinity and NaN. Not a numbers को बोलते हैं। Variables of numeric types are created when you assign a value to them. मतलब हम जब कोई भी वैल्यू, ये आपने ऊपर पढ़ा था ना कि कोई भी हम वैल्यू देते हैं PHP में वेरिएबल को, तो टाइप जो है डेटा टाइप्स में हमने पढ़ा था ना, को डेटा टाइप खुद ही क्रिएट हो जाती है। अच्छा, ट्राई इट योरसेल्फ हम कर लेते हैं। अच्छा, a वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 5 है। b वेरिएबल है, इसमें हमने फ्लोटिंग पॉइंट डाला है 5.34, और $c है, इसमें हमने 25 स्ट्रिंग डाला हुआ, ठीक है। ए नंबर लेकिन स्ट्रिंग है क्योंकि हमने डबल कोट्स डाले हुए हैं। वॉर अंडरस्कोर डंप में हमें टाइप पता चल जाती है, ठीक है। इसने वॉर अंडरस्कोर डंप किया $a, तो ये इंटीजर है, इसकी वैल्यू 5 है। फिर एको br क्या जाके वो न्यू लाइन पे आ जाए। br हमने HTML में पढ़ा था ना, ये न्यू लाइन का टैग होता है। वॉर अंडरस्कोर डंप, फिर $b किया इसने, ये रहा $b 5.34, उसने बता दिया भाई फ्लोट है, इसकी ये वैल्यू है। फिर इसने क्या, वॉर अंडरस्कोर डंप $c, क्योंकि ये डबल कोट्स हैं, कोट्स लगे हुए तो ये स्ट्रिंग है, उसे बता दिया स्ट्रिंग है। इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, एक 2 है और एक 5 है, और टोटल इसकी वैल्यू उसने बता दी 25। और यहाँ पे इसने पी टैग लिखा हुआ कि लाइन ब्रेक्स फॉर एडिट फॉर बेटर रीडेबिलिटी, विच इज़ फाइन। अगर हम इसको हटा दें तो वो अजीब ही तरह लगेगा।
ये एक ही लाइन में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने अलग अलग लिखा है, लेकिन क्योंकि HTML है ना, HTML में तो हमें बताना पड़ेगा ना, HTML टैग देकर के भाई न्यू लाइन में लिखना है या पैराग्राफ टैग में लिखना है, किस तरह करना है। अच्छा, जब इंटीजर्स का थोड़ा पढ़ते हैं, PHP इंटीजर्स, ये इंटीजर है 2, 256, माइनस है तो वो भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये सारे ऑल आर इंटीजर्स। एन इंटीजर इज अ नंबर विदाउट एनी डेसिमल पार्ट, बस आप ये समझ लें। एन इंटीजर डेटा टाइप इज अ नॉन डेसिमल नंबर बिटवीन, ये इसकी रेंज होती है, ये हमने ऊपर भी कहीं पढ़ा था, ठीक है। 32 बिट सिस्टम्स, अब आपकी विंडोज़ जो है वो 32 बिट है तो उसकी इतनी जो है वैल्यूज आ सकती हैं, और 64 बिट है तो उसमें इतनी वैल्यूज आ सकती हैं। इसको अभी बाद में जब आप करेंगे ना काम, तो उसमें वो ये चीज़ें फिर बाद में काम आएंगी। अभी बस आप इसको इतना मतलब गौर करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है जितना हमने यहाँ तक पढ़ा ना, दैट्स इनफ। Another important thing to know is that even if 4 multiplied by 2.5 is 10, the result is stored as float because one of the operands is a float 2.5। अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको हम करके देख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। इनको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5, रिजल्ट आएगा इसका क्या, 10। 10 इंटीजर है तो वॉट हम करेंगे तो इंटीजर आना चाहिए वैसे तो, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, क्योंकि एक जो नंबर है वो फ्लोट है तो रिजल्ट भी फ्लोट आएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखते हैं यही आता है, फ्लोट 10 है इंटीजर, लेकिन फ्लोट उसने इसको डेटा टाइप बताया क्योंकि एक ऑपरेंड था। ऑपरेंड मतलब जिस नंबर पे ऑपरेशन हो रहा है, इसी को बोलते हैं ना ऑपरेंड। समथिंग दैट इज ऑपरेटेड ऑन, हाँ। अच्छा, ये मैंने क्या किया अभी आपने देखा, नोट किया, ये जानबूझ के मैंने किया। ये मुझे इस मतलब अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती ना, तो आप आराम से गूगल पे जाकर उसको देख सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी सीनियर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेल्फ लर्निंग जब तक हम नहीं सीखेंगे ना, हम किसी भी चीज़ में, स्पेशली आप प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हम आगे नहीं जा सकते, ठीक है। किसी भी ऑनलाइन फील्ड की बात करते हैं तो हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि देखिए कंपटीशन होता है ना, तो आप कहीं पे स्टक कर गए और आपको किसी इंसान की हेल्प चाहिए, और जैसे वो आपका टीचर है, आपका मेंटोर है, वो बिजी है, वो आपको उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, तो आप क्या करेंगे, आप बैठे रहेंगे या जब तक वो रिस्पॉन्ड ना करे। क्यों? आपके पास गूगल है, आपके पास चैट जीपीटी है, उनको यूज़ करें, उनसे पूछें। गूगल पे मैंने लिखा भाई इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है, ऑपरेंड, बट ऑपरेंड क्या लिखा मैंने, ऑपरेंड लिखा, आगे उसको मीनिंग क्या है, तो उसको गूगल को पता है कि हमें क्या जो है पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो जितना आप गूगल करना सीखेंगे ना, जितना गूगल करना सीखेंगे, पहले आप सर्च करते हैं, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, दैट्स फाइन, इसको फिर कीवर्ड्स को चेंज करें, ठीक है, उनका ऑर्डर चेंज करें, उनको स्पेसिफिक से स्पेसिफिक करें कि यही चीज़ें जो हैं वही जो सर्च रिजल्ट्स में है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो प्रैक्टिस होती रहेगी ना, तो आपको फिर किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये कोर्स भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप खुद ही जाकर ये W3 स्कूल्स में जाकर खुद ही पढ़ रहे होंगे, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, आपको गूगल करना है। अब तो खैर AI चैट जीपीटी है, अब तो और भी आपके लिए चीज़ें इतनी आसान हो गई, ठीक है। तो बेसिकली इस कोर्स में जो मेरी कोशिश यही है ना कि मैं आपको पढ़ के इसीलिए बता रहा हूँ कि एक तो प्रोग्रामिंग मेरा हमेशा कहना होता है कि पढ़ के सीखनी चाहिए, रीड करके सीखनी चाहिए, क्योंकि जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है ना, फिर ये जहन में रह जाती हैं। जब इससे हम कोर्स, एक वीडियो में टीचर पढ़ा रहा है, वो कोड लिख रहा है, आप उसको बैठ कर पीछे कॉपी कर रहे हो, तो उसमें इतना आपका दिमाग जो है ना यूज़ होता नहीं है। तो होता ये कि आपके कॉन्सेप्ट तो एक तरह से हो जाते हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल प्रोग्राम को लिखने बैठते हो ना, तो उसमें आप अक्सर लोग ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग को सोचने की आदत ही नहीं होती, ठीक है। वो तो कॉपी कर रहे होते हैं पीछे टीचर को देखकर। लेकिन जब हम पढ़ के कोई चीज़ सीखते हैं, रीड कर रहे होते हैं, हमें एक दफ़ा समझ में नहीं आता, हम 2-3 दफ़ा और रीड करते हैं, तो फिर हमें समझ में आ जाती है और चीज़ हमारे जहन में रह जाती है। हमारा दिमाग फिर यूज़ हो रहा होता है ना, ब्रेन हमारा प्रोसेस कर रहा होता है, एक आदत हो जाती है ब्रेन को प्रोसेसिंग करने की। तो जब हम फिर एक्चुअल कोडिंग में जाते हैं ना, तो हमारे ब्रेन को क्योंकि आदत होती है प्रोसेसिंग करने की, सोचने की, तो फिर वहाँ पे जो है वो हम इतना स्ट्रगल नहीं करते कोई भी प्रोग्राम लिखने में। लेकिन बिल्कुल आदत ही नहीं होगी ब्रेन को कुछ सोचने की, सुन होगा बिल्कुल, तो वो किस तरह आप कोडिंग कर सकेंगे।
तो ये अभी मैंने गूगल किया, इसको दिखाने का मकसद ये था कि कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती पहले गूगल कर लें, नहीं आती चैट जीपीटी से पूछ लें, ठीक है, कि वट चैट जीपीटी से उसी तरह ही पूछे जिस तरह आप किसी मेंटोर से, टीचर से पूछेंगे, ठीक है। उसको कोई, आपको कोई कोड नहीं लिखना, कोई तो एक स्ट्रक्चर, उसका कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है कि उसी तरह ही हम पूछेंगे तो चैट जीपीटी जवाब देगा, नहीं। जिस तरह आप इंसान से बात करते हैं ना, किसी टीचर से पूछेंगे, किसी मेंटोर से पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे, वही चीज़ आप उसी तरह चैट जीपीटी से पूछे, आपको वो इसी तरह ही रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास इतनी चीज़ें हैं, आप एआई है अब तो इसको यूज़ करें, ठीक है। किसी दूसरे के पर डिपेंडेंट ना हो कि वो मुझे जवाब देगा, वो मुझे गाइड करेगा तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, इस तरह नहीं क्या करें, ठीक है। सेल्फ लर्निंग पे इसलिए मेरा ज़्यादा फोकस है कि खुद से आप जब तक सीखना शुरू नहीं करेंगे तब तक ऑनलाइन वर्ल्ड में और स्पेशली प्रोग्रामिंग में आप ना आगे नहीं बढ़ सकते, फिर हम हमेशा पीछे ही रहेंगे। चलिए ये बात हो गई इंपॉर्टेंट। अब हम, अच्छा, हियर आर सम रूल्स फॉर इंटीजर्स, ये हमने चीज़ देख ली, ठीक है। इंपॉर्टेंट थी कि अगर फ्लोट आता है ऑपरेंड कोई, तो जो डेटा टाइप होगी वो फ्लोट ही होगी। अच्छा, हियर आर सम रूल्स फॉर इंटीजर्स, एंड इंटीजर मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, ऑब्वियसली, मतलब कुछ होगा तो वो इंटीजर कहलाएगा ना, कुछ होगा ही नहीं तो। एंड इंटीजर मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट, बिल्कुल। इंटीजर कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, बिल्कुल। अच्छा ये छोड़ दें अभी ठीक है। PHP has following predefined constants for integers. PHP integer max the largest integer supported, ये हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसको मैं एको करता हूँ, इसमें आप देखिएगा कि डॉलर साइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट जो वेरिएबल्स होते हैं ना उसमें डॉलर साइन नहीं होती। इसको मैं रन करता हूँ, ये शो करेगा मुझे, देखो। तो ये क्योंकि 64 बिट सिस्टम है तो इतनी इसकी रेंज है ऊपर जो हमने ये बताई ना। Integer data type is a non-decimal number between this in 32-bit systems and between this in 64-bit systems. So ये इसका WT स्कूल का सिस्टम जो है 64 बिट है, तो उसकी इतनी रेंज है, ठीक है। ये हमने डिफाइन नहीं किया, देखें ये हमने कहीं ऊपर डिफाइन नहीं किया, लेकिन फिर भी वैल्यू आ रही क्योंकि ये PHP का कांस्टेंट है, PHP ने इसको डिफाइन किया हुआ अपने पास। हाँ ये देखना, PHP एज द फॉलोइंग प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स फॉर इंटीजर्स। हमने मैक्स किया था, मिनिमम भी देख लेते हैं। मिनिमम वही होगा, माइनस, यही सेम वैल्यू होगी लेकिन माइनस साइन होगी इसमें, ये रही। और PHP इंटीजर साइज, ये भी देख लेते हैं क्या है। द साइज ऑफ एन इंटीजर इन बाइट्स 8, ये अभी आप छोड़ दें बिट बाइट वाला सीन। PHP has following functions to check if the type of a variable is integer. Is underscore int is underscore integer, alias of is underscore int, मतलब हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। is underscore long alias of is underscore int, मतलब हम यही कर लेते हैं, is underscore int, ठीक है। ये बस इसके एलियस से निक नेम्स आप समझ लें, ठीक है। अच्छा, ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। चेक इफ द टाइप ऑफ अ वेरिएबल इज इंटीजर। $x में इसने ये नंबर दिया है, इंटीजर है, ठीक है, कोर्स नहीं है, डेसिमल पॉइंट भी नहीं है, तो इंटीजर ही है। वॉर अंडरस्कोर डंप, यहाँ पे इसने पूछा है, अच्छा ये ना बूलियन वैल्यू आएगी, ठीक है, ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है कि इज अंडरस्कोर इंटीजर। ये पूछ रहा है कि ये $x में जो वैल्यू है वो इंटीजर है, इज इट इंटीजर, वो कहता है हाँ। तो डेटा टाइप क्या हुई, बूलियन हुई। ये ऊपर हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स में, ठीक है, ये आप पुराने लेसन देख लीजिएगा अगर आप भूल गए 2 हफ्तों में कि हमने क्या पढ़ा। तो बूलियंस की डेटा टाइप हो गई, और क्योंकि ये इंटीजर है, हाँ है, ट्रू है, तो उसने बता दिया कि ट्रू, डेटा टाइप बूलियन है और वैल्यू उसकी ट्रू है। फिर एको BR दिया रीडेबिलिटी के लिए, ठीक है। अब फिर से चेक करते हैं, $x की वैल्यू चेंज कर दी हमने 59.85, ये हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे दिया, ठीक है। फिर से वॉर अंडरस्कोर डंप करते हैं, यहाँ पे पूछते हैं कि इज अंडरस्कोर इंटीजर जो है, क्या $x में जो वैल्यू है वो इंटीजर है, इज इट इंटीजर, नहीं ये तो फ्लोट है। डेटा टाइप बूलियन है और क्योंकि ये फ्लोट है, इंटीजर नहीं है, तो फॉल्स है, तो उसने फॉल्स बता दिया कि नहीं है, इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है, तो ये फॉल्स हो गई, मतलब कि इसकी वैल्यू फॉल्स हो गई, ट्रू नहीं है। तो इस तरह हम पता कर सकते हैं कि जो वेरिएबल में जो वैल्यू आ रही है वो इंटीजर है कि नहीं है। अच्छा, PHP फ्लोट्स,
अच्छा मैं देख लेता हूँ हम कितने कर गए हैं। अभी हम फ्लोट्स भी फिर देख ही लेते हैं, कोशिश करते हैं इसको, चलिए पूरा ही देख लेते हैं। A float is a number with a decimal point or a number in exponential form. 2.0 इसमें डेसिमल है, ये फ्लोट है, इसमें भी डेसिमल है, ये फ्लोट है, इसमें भी डेसिमल है, ये फ्लोट है। इनको अभी छोड़ दें, ठीक है, इनको भी छोड़ दें। द फ्लोट डेटा टाइप कैन कॉमनली स्टोर अ वैल्यू अप टू, वैसे इसका भी रेंज है, ठीक है, एंड हैव अ मैक्सिमम प्रिसिशन ऑफ 14 डिजिट्स। फ्लोट थोड़ा सा जब आप उस पर ज़्यादा काम करेंगे ना, उसके बारे में आपको फिर ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है। हैव अ मैक्सिमम प्रिसिशन ऑफ 14 डिजिट्स, मतलब 14 जो होते हैं डेसिमल के बाद, तो अब मैक्सिमम जो है वो, अच्छा ये इसको छोड़ दें अभी, ये हम काफ़ी उस मैथ्स में चले जाएंगे तो अभी उस पर नहीं आते, बस आप यूँ समझ लें कि जिसमें डॉट होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और यहाँ तक जो है वो वैल्यूज स्टोर कर सकता है, प्लेटफॉर्म पे ये भी डिपेंडेंट होता है, ठीक है, कि जो प्लेटफॉर्म है उस हिसाब से कितनी वैल्यूज स्टोर कर सकता है। लेकिन अभी तक आप बस यूँ समझ लें कि अगर डॉट आ रहा है, डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो वो फ्लोटिंग नंबर है। अच्छा इसमें भी कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, PHP फ्लोट मैक्स, फ्लोट मिनिमम, ये भी हम एक तरह से देख लेते हैं, ठीक है। फ्लोट मैक्स द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेबल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इसको मैं एग्जाम्पल को फिलहाल हटाता हूँ, तो ऐसे ही देख लेते हैं कि कितना मैक्सिमम। इसमें तो इसने को क्या ही नहीं, प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स क्यों, तो शायद या तो इसमें वैल्यूज नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, इंटरेस्टिंग। देख एक मिनट इसको सर्च करते हैं, क्या इस पर भी कुछ वैल्यू तो आनी चाहिए थी ना। PHP के मैनुअल पे जाता हूँ, सर्च करता हूँ अवेलेबल एज ऑफ PHP 7.2.0, तो ये वर्जन शायद 7.2 यूज़ नहीं कर रहा था W3 Schools, आई बिलीव यही होगा, इससे उसने एज इट इज़ ही उसको कांस्टेंट को जो है वो फ्रॉम 7.2, ठीक है भाई, तो शायद इससे 7.2 यूज़ नहीं कर रहा, शायद इससे कम वाला कर रहा है 7.0। PHP वर्जन कैसे फाइंड करते हैं, फाइंड PHP वर्जन, नहीं फंक्शन क्या होता है इसका, हाँ PHP वर्जन, आप देखें ना, याद नहीं था मुझे, मैंने गूगल किया, मुझे मिल गया रिजल्ट। मैं उससे मतलब उससे अच्छा किसी से पूछता कि भाई क्या होता है, मैंने खुद ही देख लिया। एको नहीं करना होता है, सो इसी ना चल जाता है, लेट्स सी। एको करना होता है, हाँ ना देखें 7.1.1 अच्छा 7.1 ये यूज़ कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई 7.2 से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे नहीं चलेगा ये इसके कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, ये 7.2 से चलेंगे, ये W3 स्कूल 7.1 यूज़ कर रहा है। ओके जी आगे चलते हैं फिर। PHP हैज़ द फॉलोइंग फंक्शन टू चेक इफ द टाइप ऑफ अ वेरिएबल इज फ्लोट। इस फ्लोट मतलब ये भी इस डबल भी इसका निकनेम ही है, तो हम इस फ्लोट ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो $x 10.365 इसमें डेसिमल पॉइंट है, इसमें भी इसने वेरिएबल दिया, इस अंदर इसको फ्लोट से चेक करा कि भाई ये फ्लोट है, वॉर डंप कर दिया, तो वॉर डंप ने क्या वैल्यू दी, बूल, क्योंकि इसमें ट्रू और फॉल्स आ रहा है ना वैल्यू में, इस अंदर को फ्लोट एक्स, इससे पूछा कि भाई ये इसमें फ्लोटिंग वैल्यू है, इसने कहा हाँ है फ्लोटिंग वैल्यू, तो क्या आ गई, ट्रू हो गई, मतलब सच हो गई कि फ्लोटिंग वैल्यू है। और क्योंकि ट्रू और फॉल्स बूलियन वैल्यू होती है, तो वार अंडरस्कोर डंप किया तो उसने बता दिया कि भाई डेटा टाइप हमारी बूल है
और उसकी वैल्यू ट्रू है। अच्छा, PHP infinity क्या है भाई? A numeric value that is larger than PHP float max is considered infinite. PHP has the following functions to check if a numeric value is finite or infinite. However, the PHP var dump function returns the data type and value. इसको छोड़ दें अभी, इस पे आ जाते हैं। PHP NAN. NAN stands for not a number. NAN is used for impossible mathematical operations. PHP has the following functions to check if a value is not a number: is underscore NAN. However, the PHP or underscore dump function returns the data type and value. इसको देख लेते हैं क्या है ये। Invalid calculation will return a NAN. एक अच्छा, ये invalid क्यों है अब ये भी पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों है इनवैलिड कैलकुलेशन? क्या मेरे ख्याल में जो वैल्यू आएगी वो जो रेंज है ऊपर दी हुई है ना, उससे बाहर आएगी, तो उस वजह से वो नॉट। अच्छा, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ ना, मैं इसमें वेरिएबल डाल देता हूँ। अब क्या होता है? नहीं, वेरिएबल तो नहीं, नंबर क्या, ऐसा क्या डालें इसमें कि इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें नंबर दे दिया मैंने, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ उसी तरह $x, ठीक है। अच्छा, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि $x में स्ट्रिंग है, और यहाँ पे मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये क्या नंबर नहीं है। अगर नंबर नहीं है तो वैल्यू मुझे दे दे ट्रू, ठीक है, यही मतलब होगा ना। चेक कर लेते हैं, इसने दे दिया नल, इंटरेस्टिंग। इनवैलिड कैलकुलेशन विल, अच्छा ये स्ट्रिंग हमें यहाँ पे करना था, इसका अभी हम किस तरह समझे इसको। PHP द फॉलोइंग फंक्शन टू चेक इफ अ वैल्यू इज नॉट अ नंबर। मैं इसको मैनुअल में जाकर चेक करता हूँ, उसमें थोड़ा सा डिटेल में बताया होगा इस नंबर। PHP मैनुअल पढ़ लेते हैं कि इज नॉट अ नंबर चेक्स वेदर अ फ्लोट इज नॉट अ नंबर। अच्छा, सिर्फ फ्लोट पे ही वो यूज होता है, ओके। फ्लोट पे यूज होता है और उसमें चेक करता है कि भाई वो रेंज से बाहर तो नहीं है, अगर बाहर है तो फिर वो बता दे, मतलब एरर ये मैसेज दे देगा कि NaN नॉट अ नंबर। NaN रिटर्न फ्रॉम मैथमेटिकल ऑपरेशंस दैट आर अनडिफाइंड। फॉर एग्जांपल व्हेन पासिंग पैरामीटर्स आउटसाइड द फंक्शंस इनपुट डोमेन। ये थोड़ी मैथमेटिकल चीजें आ गई हैं इसमें। NaN does not compare equal to NaN। सो बहरहाल ये फ्लोटिंग पॉइंट्स पे ही यूज होता है। ये इसने एक्सप्लेन किया ना, NaN not a number not mean to see if the data type is numeric, textual, etc. NaN is actually a set of values which can be stored in floating point variables but don't actually evaluate to a proper floating point number. The floating point number system has 3 sections. तो बेसिकली वो उसकी रेंज में नहीं आते। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर तो होता है लेकिन उसकी रेंज में नहीं आता, तो उसको फिर नॉट अ नंबर वो जो है जो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पे यूज होता है, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट की रेंज से बाहर कोई नंबर आ रहा है, कोई कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, तो उसको ये NaN नॉट अ नंबर शो कर देता है। अभी तक हम इतना उसको इतना ले लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। PHP न्यूमेरिकल स्ट्रिंग्स। PHP इज न्यूमेरिक, हाँ ये चीज असल में हमारे काम की है। चेक इफ द वेरिएबल इज न्यूमेरिक, ठीक है, ये नंबर ही है। न्यूमेरिक मतलब नंबर। The PHP numeric function can be used to find whether a variable is numeric. The function is true if the variable is a number or a numeric string, false otherwise। अच्छा, इसमें न्यूमेरिक स्ट्रिंग की भी बात कर रहा है वो,
ठीक है, ये देखिएगा अब, ये तो नंबर है, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या इज न्यूमेरिक, क्या ये एक्स डॉलर एक्स में जो वैल्यू है वो न्यूमेरिक है, नंबर है, हाँ है, तो यहाँ पे इसने ट्रू दे दिया। अच्छा ये भी नंबर है लेकिन स्ट्रिंग है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ ये पूछते हैं कि ये न्यूमेरिक, इसमें जो वैल्यू है न्यूमेरिक है, नंबर है, ये नहीं बता रहे, ये नहीं पूछ रहे कि स्ट्रिंग है कि नहीं है, हम बस ये बता रहे हैं कि जो वैल्यू है वो है, नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल 5985 ये भी नंबर है, तो उसने ट्रू दे दिया। अच्छा यहाँ पे न्यूमेरिक, इस न्यूमेरिक की बात कर रहे हैं। अच्छा ये क्या है, डॉलर एक्स 59.85 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसमें भी ये पूछा कि भाई ये न्यूमेरिक है या नहीं है। अच्छा ये अब किस तरह न्यूमेरिक नहीं होगी, इसको हम पहले एको करके देखते हैं। तो 159.85, तो बिल्कुल ये भी न्यूमेरिक है क्योंकि नंबर तो है ना, मतलब इसकी हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो नंबर ही आता है ना, बेशक फ्लोटिंग पॉइंट ही हो लेकिन है तो नंबर, राइट। तो उसी को वो देख रहा है कि वो नंबर है कि नहीं है, बेशक वो इंटीजर हो या फ्लोट हो। तो पहले में 5985 था, इंटीजर था, नंबर है, ट्रू। दूसरे में भी 5985 है, एज ए स्ट्रिंग है लेकिन है तो इसके इनसाइड जो वैल्यू है वो नंबर ही है, ठीक है, इसको भी इसने ट्रू कर दिया। फिर ये स्ट्रिंग है, ये जो है इंटीजर है, इन दोनों को ऐड करता है तो इसको फिर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है और 5985 प्लस 100 तो 159.85 इसका रिजल्ट आ जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट है लेकिन है तो नंबर ना, वो भी इज न्यूमेरिक, ठीक है, तो उसमें भी इसने ट्रू दे दिया, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिक नहीं है, ठीक है, ये हेलो है, ये तो स्ट्रिंग है, ये तो नंबर नहीं है, राइट। तो यहाँ पे इसने जब चेक किया कि ये न्यूमेरिक है तो उसने इसको फॉल्स दे दिया क्योंकि ये नंबर नहीं है, ये तो सीधा सीधा टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है। ये नंबर था, ये नंबर था, ये नंबर था, लेकिन ये टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, दिस इज नॉट न्यूमेरिक, तो उसने फॉल्स दे दिया। अच्छा कास्टिंग का हमने पहले देखा था, लेकिन मैं ऊपर फिर से चलता हूँ और एक और चीज़ हम देखते हैं, इज फ्लोट, ये हमने यूज़ नहीं किया था, यूज़ किया था ये हमें, हाँ किया था, लेकिन एज एन एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ इज फ्लोट, तो ये फ्लोट देगा, बिल्कुल फ्लोट देगा, लेकिन लेट्स से मैं इस पे फ्लोट लिखता हूँ तो ये फ्लोट है, ये फ्लोट नहीं है, ये इंटीजर है, तो उसने फॉल्स दे दिया यहाँ पे। अच्छा अब हम आते हैं कास्टिंग पे, कास्टिंग स्ट्रिंग्स एंड फ्लोट्स टू इंटीजर्स, कास्टिंग का हमने ऊपर भी थोड़ा सा देखा था, देख ही लेते हैं, एंड है इसका। समटाइम्स यू नीड टू कास्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू अनदर डेटा टाइप, the integer int integer integer val functions are often used to convert a value to an integer, ये हम एग्जांपल देख लेते हैं। ओके जी, PHP का कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डॉलर एक्स है, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, ठीक है, ये दूसरा इसने वेरिएबल बनाया है int कास्ट करके, ठीक है, और यहाँ पे इसने क्या किया, जो डॉलर एक्स की वैल्यू थी फ्लोटिंग पॉइंट, उसको उसने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। जब कन्वर्ट किया इंटीजर में तो ये डॉट और ये सारी चीज़ रिमूव हो गई क्योंकि इंटीजर में तो डेसिमल पॉइंट नहीं होता और डेसिमल पॉइंट के बाद भी वाली वैल्यू भी नहीं होगी। तो जब इसने डॉलर एक्स को इंटीजर में कास्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद सारी जो वैल्यूज थी वो रिमूव हो गई और हमारे पास सिर्फ इंटीजर रह गया, ठीक है। और प्रोड्यूस ने जब एको किया INT_ कास्ट, तो क्या हुआ 23465, ठीक है, ये प्रिंट हुआ, ठीक है। डॉलर एक्स में क्या वैल्यू थी, .768 भी आ रहा था, लेकिन जब उसने कास्ट करके इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके एको किया तो उसने 23465 एको किया और डेसिमल पॉइंट के बाद वाली चीज़ नहीं की क्योंकि वो मतलब कि इस वेरिएबल में नहीं है, हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया तो ये रिमूव हो गई, हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू बच गई, और फिर जब मैं एको किया तो यही वैल्यू उसने हमें यहाँ पे प्रिंट करके दी। फिर एको BR किया, न्यू लाइन आ गई हमारी। अच्छा अब डॉलर एक्स ये स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इसने भी इसमें INT
यहाँ पे भी स्ट्रिंग को वो INT में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। $x जो है में यही वैल्यू थी, सेम ऊपर जैसे था वही हो रहा, ठीक है। इसमें से फ्लोटिंग पॉइंट को INT में क्या था, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको वो INT में कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी INT में इसने कन्वर्ट किया, उसने भी जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज रिमूव कर दी और जो इंटीजर बच गया वो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अच्छा, और अगर मैं वैसे अगर करता अलग से $x करता हूँ यहाँ पे, देखिए इसके बाद में करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे BR का टैग भी लगा देता हूँ ताकि रीडेबल हो जाए। ठीक है, ये जो है ये यहाँ पे हमने एको किया ना, इंटीजर को इंटीजर में स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके, तो क्योंकि इंटीजर है तो उसमें डॉट तो आना नहीं है, तो उसने रिमूव कर दिया और सिर्फ इंटीजर प्रिंट कर दिया। लेकिन जो वैल्यू जो हमारी चेंज हुई थी इस वेरिएबल में हुई थी, INT अंडरस्कोर कास्ट में, ठीक है। एक्स को हमने चेंज नहीं किया था, एक्स की वैल्यू जो ये थी वही थी, ओरिजिनल वही वैल्यू थी, उसको हमने चेंज नहीं किया। हमने यहाँ पे $x की वैल्यू को कन्वर्ट करके वो जो न्यू वैल्यू थी वो हमने INT कास्ट में स्टोर कर ली, और जब हमने INT कास्ट को एको किया तो फिर उसने हमें ये वैल्यू दिखाई। लेकिन $x की वैल्यू को हमने चेंज नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पे हम INT कास्ट की वैल्यू को चेंज किया ना, $x की वैल्यू यही की यही थी, तो इसलिए जब हमने $x की वैल्यू को एको किया तो उसने यही जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसकी वही उसने यहाँ पे प्रिंट कर दी। तो हमारा PHP स्ट्रिंग्स और PHP नंबर्स दोनों हो गए। कास्टिंग हमने थोड़ी सी देख ली है, इसमें और भी चीज़ें हैं, ये हम नेक्स्ट लेसन में देख लेंगे, ठीक है। तो अभी तक इतना काफ़ी है, और फिर हम नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, और फिर हम आगे की चीज़ों पे फिर आगे की चीज़ें देखते हैं।